प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की इस महामारी में से संघर्ष करते हुए हम लोग आप लोगों के बीच प्रतिदिन वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुलुम रांची से। जैसा कि मैंने आप लोगों को कोर्स 8 के बारे में अध्ययन करा रहे हैं, उस वीडियो के दौरान मैंने आपको पिछली वीडियो में पाठ्यक्रम एवं सहसंबंध के कुछ पॉइंट बताए थे कि पाठ्यक्रम के साथ अन्य विषयों का अंतर संबंध कौन कौन से हैं। मैंने उसके प्रकार को भी बहुत अच्छा तरह से रख दिए हैं। पाठ्यक्रम, पाठ वस्तु और पाठ पुस्तक तीनों के को बहुत ही विस्तार से मैंने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। तो मैंने पाठ्यक्रम के जो अंतर सहसंबंध हैं और उसके प्रकार जो हैं, इसको सहसंबंध के जो प्रकार हैं इसको भी बहुत अच्छे तरीक़ा से बताए हैं। और सहसंबंध में मैं आपको करीब करीब हमको अनुमान है कि 9-10 बता दिए होंगे। जैसे पहले की बात मैंने किया था उसे पुनरावृत्ति इस प्रश्न से जोड़ रहे हैं। जैसे मैं बताया था रसायन विज्ञान से सहसंबंध, जीव विज्ञान से सहसंबंध, खगोल विज्ञान से सहसंबंध, भूगोल से सहसंबंध और चिकित्सा विज्ञान से सहसंबंध, कृषि विज्ञान के साथ सहसंबंध, गणित के साथ सहसंबंध और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध। और आज मैंने पुनः भाषा के साथ सहसंबंध जो है पाठ्यक्रम का और भौतिक विज्ञान का, इसके साथ कैसे सहसंबंध स्थापित होता है उसको मैं विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे सहसंबंध की हम बातें करते हैं तो भाषा के बिना विचारों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। सहसंबंध के भाषा के बिना विचारों की जो अभिव्यक्ति है वह संभव नहीं है, और न ही विभिन्न जानकारी इसके अंतर्गत जो हैं तथ्य, उसकी से विभिन्न जानकारियाँ और तथ्य या नियमों की जब बातें करते हैं, नियम को शैलीबद्ध किया जा सकता है। अगर भाषा का विकास आपके अंदर नहीं है तो आप किसी भी नियम, तथ्य और शैली को क्रमबद्ध ढंग से कर ही नहीं सकते। भाषा की जब हम बात करते हैं तो यह भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में समस्त प्रगति, जैसे ज्ञान, खोज आदि को व्यक्त करने के लिए यह भाषा रूपी जीभ का होना आवश्यक है। भाषा का शुद्ध प्रयोग जीभा के द्वारा किया जा सकता है, इसीलिए उसको दिया है कि भाषीय जीभ का होना आवश्यक है। और जो भाषा संबंधित ज्ञान के बिना, भाषा संबंधित ज्ञान के बिना जो भौतिक विज्ञान की इतनी प्रगति संभव नहीं है। अगर आपके पास भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप भौतिक विज्ञान की प्रगति संभव कर ही नहीं सकते।
अगर भाषा के कारण ही रखा कि भाषा के कारण ही वैज्ञानिकों, जैसे कहते हैं ना कि वैज्ञानिक आविष्कारों की जो सुगंधी थी देशकाल इत्यादि सभी परिधियों को लांघ कर, भाषा के द्वारा सभी परिधियों को लांघ कर विश्व को सुसंगठित करती रही है। कोई भी सब्जेक्ट क्यों न हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान, उसमें भाषा की शुद्धता जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब उसने कहा कि नहीं है, इसमें सुगंधित करती रही है भाषा, और आने वाले समय में भी यह फैलती रहेगी। देखिए नई शिक्षा नीति में देख रहे हैं मातृभाषा को कितना अधिक जोर दिया गया है। प्राइमरी सेशन में मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा वाला को शिक्षित किया जाए, उस पर सबसे अधिक विशेष मिले। इसीलिए वह विश्व में कहावत है कि वह आने वाले समय में भी फैलती रहे। लेकिन प्रायः यह सोचा जाता है कि भौतिक विज्ञान के लिए विद्यार्थियों के लिए जो है, जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए अच्छा भाषा होना आवश्यक नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात, मतलब वह प्रायः सोचा जाता है कि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अच्छी भाषा की क्या आवश्यकता है, परंतु उसका यह सोचना गलत है। किसी भी व्यक्ति यह सोचना गलत है कि भाषा का जो पर्याप्त ज्ञान न होने से विद्यार्थी ने तो सूत्र, सिद्धांत और नियम आदि को ही नहीं समझ पाएगा। सूत्र, सिद्धांत और नियम को ही नहीं समझ पाएगा और भाषा की शुद्धता नहीं, और न ही अपनी भावों को व्यक्त कर सकेगा। भाई किसी के सामने अपनी भावना को व्यक्त करना है तो उसमें कुछ न कुछ भाषा का कहीं न कहीं स्थान है। इसलिए जब तक भाषा शुद्ध नहीं होगी तब तक वह भौतिक विज्ञान के नियम, सिद्धांत और सूत्रों को जान नहीं पाएगा और अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे। तो अगर अच्छे वैज्ञानिक की बातें आती हैं कि अच्छे जो वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन से भी वंचित हो जाएंगे, अच्छे वैज्ञानिक हैं वह साहित्य की से वंचित हो जाएंगे, और साहित्य की अध्ययन अगर नहीं है जिस वैज्ञानिक में, वह उस क्षेत्र में वंचित है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम का जो सहसंबंध है वह भाषा के साथ भी सहसंबंध अत्यधिक है भौतिक विज्ञान का। अब दूसरी अगले सहसंबंध की हम बातें करते हैं। क्या उद्योग के साथ भी संबंध स्थापित होता है क्या भाषा का, पाठ्यक्रम का? उद्योग धंधों या उद्योग के साथ सहसंबंध स्थापित करना। जैसे अगर हम उद्योग के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कताई, बुनाई, चमड़े का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी कुट्टी का कार्य, कृषि का कार्य, धातु उद्योग आदि सभी उद्योगों का जो भौतिकी से गहरा संबंध है। किसी उद्योग जब विशेष में यह चीज़ें प्रस्तुत होती हैं, प्रयुक्त होती हैं, तो उसमें औजार भी आते हैं, उसके उपकरण भी आते हैं, यंत्र भी आते हैं, और अन्य सामग्री का उपयोग उद्योगों में नई तकनीकों का विकास करके, जिसे वह श्रम और स्वयं दोनों की बचत के साथ साथ
किस्म भी उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं और बनाने में सहायता देते हैं, अच्छे किस्म के। अगर जो भौतिक विज्ञान का ज्ञान विशेष सहयोग दे रहा है, उद्योग धंधों में भौतिक ज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान जो है अपना विशेष योगदान दे रहा है, इसीलिए उसका भी उद्योग से भी भौतिक विज्ञान का सहसंबंध स्थापित है। अगर उसको हम उदाहरण के लिए हम कुछ दे सकते हैं, उदाहरण की दृष्टि से बातें रखेंगे तो जैसे कि लकड़ी उद्योग को ही ले सकते हैं या लेते हैं। जैसे कि इसके लिए आवश्यक क्या है, कच्चा माल। कच्चा माल के लिए क्या चाहिए, जैसे लकड़ी, कीलें, नट बोल्ट, रंग रोगन और पॉलिश आदि वस्तुओं की जो किस्में की उपयोगिता है और उपयोगिता जानने में भौतिकीय सहायता करती है। इसलिए हर जगह उद्योग का भौतिक विज्ञान से संबंध स्थापित है। और तैयार किए जा रहे जो सामान की उपयोगिता की बातें हम करते हैं तो वातावरण और समय के साथ टिकाऊपन आदि के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है कि कितने देर तक टिकेगा, कितने दिनों तक टिकेगा। इसकी जानकारी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अतिरिक्त हम बातें करेंगे अगर उद्योग धंधों की, तो इसके अतिरिक्त लकड़ियों को जो काटने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, पॉलिश करने के लिए भी जो नए नए यंत्र विकसित हो रहे हैं, वह भौतिक विज्ञान को जाने बिना इसका उपयोग संभव नहीं है। लकड़ी को कैसे जोड़ना है, लकड़ी को कैसे काटना है, देखते हैं कितने बड़े यंत्र आ जाते हैं कि जो वृक्ष हैं उसके नीचे सेट कर दीजिए, एक बटन दबाइए, ऊपर तक काट कर छाँट कर चले जाते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान की जो यंत्र हैं इसमें भी इसका उपयोग संभव, और इसके बिना कोई उपयोग संभव ही नहीं है, कोई भी उद्योग है। इसलिए भौतिक विज्ञान का उपयोग भी करना आवश्यक है एक व्यक्ति के लिए। अगली संबंध की हम बातें करते हैं, क्या कला के क्षेत्र में भी भौतिकी ज्ञान का संबंध है, सहसंबंध है, स्थापित है। कला से सहसंबंध जो है, देखिए अगर हम बात करते हैं कला, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, कला के भी कई प्रकार हैं, तो चाहे किसी भी प्रकार को हो कला, लेकिन उसका क्षेत्र कहीं न कहीं भौतिकी के सूत्रों से पिरोए गए हैं। जैसे हस्तकला हुआ, चित्रकला हुआ, शिल्प कला हुआ और नृत्य कला या संगीत कला है। अब प्रत्येक प्रकार की जो कला भौतिकी के मूल सिद्धांतों का उपयोग कर विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। भौतिक विज्ञान के वह मूल जो हैं, मूल सिद्धांत हैं, उसका भी उपयोग करके वह अग्रसर हुए, आगे बढ़े हैं। अगर हम उदाहरण में ले सकते हैं कि भौतिक विज्ञान से कैसे वह लेके आगे बढ़े हैं, तो जैसे चित्रकला के अंतर्गत उठा रहे हैं हम चित्रकला की बातें, तो चित्रकला के अंतर्गत किसी आकृति में जो प्रदर्शित वस्तुओं की छाया जो है, छाया को निरूपित करना है, तो छाया के बारे में सही ज्ञान कौन देता है? भौतिक के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो अगर हम किसी भी वस्तु की आकृति को प्रदर्शित करने के लिए छायांकन की दृष्टि से छायांकन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो बिना भौतिक ज्ञान के संभव नहीं है। अब भौतिक ज्ञान ही उसे छायांकित कर सकती है। इसलिए कला का भी संबंध भौतिक ज्ञान के क्षेत्र में है। अगली बातें संबंध में एक पॉइंट और है जिसको कह सकते हैं संगीत से संबंध।
क्या भौतिकी का संगीत से क्या संबंध है। पाठ्यक्रम में संगीत का जो संबंध है उसको भी मैंने भौतिकी से ले रहे हैं। तो जैसे अगर संगीत कला के जो सभी वाद्य यंत्र, जब तक वाद्य यंत्र नहीं रहेंगे तब तक आपका संगीत से संबंध कैसे होगा। अब वाद्य यंत्र का संबंध तो कैसे हुआ, भौतिकी से हुआ। तो वाद्य यंत्र जो है ये भौतिकी के सिद्धांत एवं नियमों का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं। वाद्य यंत्र क्या है, एक भौतिक सिद्धांतों के नियमों का पालन करते हुए उसको तैयार किया जाता है। इसी प्रकार जब संगीत को हम प्रसारित करने का जो कार्य भी होता है, उसमें जैसे रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो आदि जैसे जो भौतिक उपकरणों द्वारा ही होता है। ये क्या है, रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, ये सब आपके वीडियो, ये सब भौतिक उपकरणों द्वारा ही होता है। और जिसने आज की बातें अगर कर, जिसने आज की जो आधुनिक युग में जो बात होती है उसमें संगीत का इतना महत्व प्रदान हुआ है, और संगीत का इतना महत्व प्रदान किया गया है कि संगीत कला की तरह ही एक अन्य विषयों में भी, अन्य विषयों की बात रहती है। संगीत एक कला की तरह भी वो अन्य विषयों में भी विकास में भौतिक का जो महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए संगीत के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी कारण आज के जो अति आधुनिक युग में भी कलाओं ने अपना जो स्थान पाया है और सांस्कृतिक धरोहर को जो सुरक्षित रख सकती हैं वह भौतिक विज्ञान के ही अंतर्गत सम्मिलित है। सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना ये भौतिकी यंत्र है, भौतिकी के कारण ही उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी क्रम में अब करीब आपका सहसंबंध का 2 पॉइंट और है, इसको मैंने क्लियर कर दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र से संबंध, भौतिक का जो दर्शन शास्त्र के जो संबंध है वह कैसे हो सकता है। तो दर्शन शास्त्र में विचारकों के जो विचार भौतिकी की मूल्य धारणाओं को जब हम ध्यान में रखकर व्यक्त करते हैं, भौतिक मूल धारणाओं को जब ध्यान में रखकर हम व्यक्त करते हैं, तो बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो दर्शन शास्त्रियों की विचारों को दृढ़ आधार प्रदान करते हैं, दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र के जो विचारों की जो अभिव्यक्ति है, जो दर्शन शास्त्रियों के विचारों को दृढ़ आधार प्रदान करते हैं, इसी प्रकार दर्शन शास्त्र के विचारों की अभिव्यक्ति एवं प्रचार प्रसार के साधन हैं। जैसे क्या है, फिलॉसफी, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, साहित्य आदि सभी साधन भौतिक विज्ञान की ही देन है। तो जब ये फिलॉसफी में भी, दर्शन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, इसका मतलब भौतिक विज्ञान से कहीं न कहीं संबंध है। और इसी कारण से आज दर्शन शास्त्रियों के विचारों को हम आज तक सुनते पढ़ते आए हैं, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, साहित्य के द्वारा। इसलिए कहीं न कहीं दर्शन का संबंध भी भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से है। अगली बातें एक हम इसमें और रख रहे हैं, जिसको रख सकते हैं
कि दैनिक जीवन से सहसंबंध स्थापित कैसे किया जा सकता है। दैनिक जीवन, भौतिक विज्ञान का दैनिक जीवन से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पाठ्यक्रम का सहसंबंध जो है दैनिक जीवन से भी है? तो बातें आती है दैनिक जीवन से सहसंबंध स्थापित होता है। जैसे आज का युग भौतिकी का युग है। कहते हैं ना कि मुझे भौतिक सुख चाहिए, भविष्य का नहीं। भविष्य किसने देखा है? मुझे भौतिक सुख चाहिए, तत्काल का सुख चाहिए। तो आज जीवन के हर क्षेत्र में भौतिकीय द्वारा जो निर्मित साधनों का व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है। देखिए, भौतिक साधन क्या है जीवन के, दैनिक जीवन से, और वह क्या है भौतिक जीवन के लिए। अपने दैनिक जीवन में जो भौतिक ही चीज़ें हैं, क्या है भौतिक साधन? जैसे बिजली चाहिए, बिजली अपने भौतिक जीवन के लिए, दैनिक जीवन को सुधारने के लिए। और क्या? पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर, यातायात के साधन, प्रेशर कुकर, मिक्सर आदि रसोई के जो उपकरण हैं, इनकी सबकी आवश्यकता है भौतिक जीवन के लिए। और रेडियो, टेलीविज़न आदि जो हैं वह मनोरंजन के साधन हैं। ये भी तो भौतिक युग के ही हैं, भौतिक जीवन के लिए ही है, दैनिक जीवन के लिए ही। और मनोरंजन की जो साधन, जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि, जो इसके अंतर्गत दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं। और जब व्यावसायिक सहायता की साधन की हम बातें करते हैं, व्यावसायिक सहायता के साधन आदि सभी क्षेत्रों में इन उपकरणों का उपयोग इतना बढ़ गया है कि यदि इनमें से केवल एक यानी विद्युत को ही निकाल दिया जाए, बताइए, दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं से अगर विद्युत को सिर्फ निकाल दिया जाए तो इस समय में मनुष्य के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं न कहीं पाठ्यक्रम से, भौतिक साधनों से, भौतिक ज्ञानों से कहीं न कहीं इससे लाभ प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। और यह भौतिक जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। अब इसको मैंने उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भौतिक जीवन के जो सभी क्षेत्रों से इस प्रकार बधी हुई हैं कि इसके अलावा अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर बालक को भौतिक निरपेक्ष के रूप से पढ़ाने की व्यवस्था कैसे संभव हो सकेगी? कितनी अच्छी बातें वैज्ञानिकों ने पाठ्यक्रम के सहसंबंध में स्थापित की है कि भौतिक के क्षेत्र में, आज के युग में भौतिकी क्षेत्र से पाठ्यक्रम का सहसंबंध कैसे विकसित होता है। यहीं पर आपका ये सहसंबंध समाप्त हुआ। अभी समय है हमारे पास 15-20 मिनट, उसमें मैंने आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि जो पाठ्यक्रम विकास क्या है। अब पाठ्यक्रम विकास के जो चरण कितने हैं, क्योंकि इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है, आ भी सकता है कि पाठ्यक्रम विकास के चरण होते हैं 2, 4, 6, 5 ऐसे करके आ सकता है। तो जब भी मैंने पाठ्यक्रम विकास की बातें करेंगे तो सर्वप्रथम मैं जैसे
मैं अब इसमें जोड़ दे रहे हैं कि सहसंबंध एवं पाठ्यक्रम विकास, सहसंबंध एवं पाठ्यक्रम विकास। तो जैसे अगर मैं भूमिका की दृष्टि पर देखते हैं कि वास्तव में पाठ्यक्रम का विकास कैसे हो, इसके कौन कौन से चरण हैं, तो जैसे मैं पाठ्यक्रम विकास में जैसे भारतवर्ष में जो शिक्षा के उद्देश्य अंग्रेजी काल में अत्यंत सीमित था। उस समय विभिन्न वर्गों की जो आवश्यकता शासन चलाने के लिए थी, उस समय पाठ्यक्रम इस प्रकार का था कि जिसने कार्यालयों को अपने आधार पर और कार्यभार संभाला जा सके, उस पर आधारित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी यही पाठ्यक्रम चलता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी यही पाठ्यक्रम चलता रहा है, परंतु इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन पाए गए हैं, सुधार पाए गए हैं। जब शिक्षा की, देखिए पाठ्यक्रम विकास की बातें हम बता रहे हैं, जब शिक्षा के उद्देश्यों से पाठ्यक्रम का जब सीधा संबंध होता है, तो पहले पाठ्यक्रम अत्यंत संकुचित था, परंतु वह धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होता गया। एक ऐसा समय भी आया कि जिसमें पाठ्यक्रम में सिर्फ शास्त्रीय विषयों की ही प्रधानता थी, और समय के परिवर्तन के साथ साथ इन विषयों का महत्व भी धीरे धीरे कम होता चला गया। तो जब वह धीरे धीरे बदलती हुई परिस्थितियों को इन नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता देखी गई कि अगर पाठ्यक्रम में कुछ नवीन चीज़ें न रखी जाएंगी तो पाठ्यक्रम दोषपूर्ण रहेगा। तो पाठ्यक्रम की जो संतुलित करने के जो तात्पर्य हैं, कैसे इस पाठ्यक्रम को संतुलित किया जा सकता है, तो बालक का विकास अपनी रुचियों के साथ साथ परिवर्तनशील वातावरण के अनुकूल हो। अपनी रुचि हो लेकिन वह बालक के रुचियों के अनुसार वह परिवर्तनशील हो। पहले पाठ्यक्रम का अर्थ अत्यंत संकुचित था, इस बात को मैंने रखा भी था। तो पाठ्यक्रम पहले कुछ ही विषयों तक सीमित था। और जब हम शिक्षा के जो विभिन्न उद्देश्यों की बातें करते थे तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विभिन्न क्रमबद्ध विधि द्वारा योजना बनाई जाती थी, उसके पाठ्यक्रम निर्माण ही होते थे और उससे आवश्यक थे। और पाठ्यक्रम की जो विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक जो सभी प्रकार के विकास पर ध्यान दिया जाता था। एक पाठ्यक्रम विकास में प्रोफेसर रेमंड ने एक अच्छी बातें कहा था उन्होंने कि पाठ्यक्रम एक समुदाय के आदर्शों और आकांक्षाओं की वह अभिव्यक्ति है, बाहरी अभिव्यक्ति है, उन व्यापक रेखाओं की नहीं जिन्हें अनुदेशन द्वारा अपने विद्यार्थियों को उपयुक्त मानसिक
भोजन प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों के विचारों की विभिन्नता के अनुसार अनुपालित किया जाता है। कितनी अच्छी बात है कि ये बाहरी अभिव्यक्ति है, आकांक्षाओं की बाहरी अभिव्यक्ति, और वह अभिव्यक्ति जो है विभिन्न विचारों के द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है। तो प्रोफेसर रेमंड ने ये चीज़ रखा पाठ्यक्रम के विकास में। वैसे तमाम परिभाषाएं हैं। एक और हम उसमें पाठ्यक्रम विकास में है कि पाठ्यक्रम निर्माण में विद्यार्थियों के वे सभी अनुभव निहित होते हैं। विद्यार्थी की बात कहा कि विद्यार्थियों के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जो वह अपनी कक्षा के कमरे में, प्रयोगशाला में, स्कूल में होने वाले अन्य पाठांतर क्रियाओं के द्वारा, खेल के मैदान एवं अन्य अपने अध्यापकों एवं सहपाठियों के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा प्राप्त करता है। तो पाठ्यक्रम की विकास की तमाम परिभाषाएं भी इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। क्वेश्चन आप लोगों को आने योग्य है, जिसमें कि पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम विकास के चरण होते हैं। तो पाठ्यक्रम विकास के 5 चरण होते हैं और उन 5 चरणों का मैंने आपको अभी शार्ट में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन अगर आ रहा है कि पाठ्यक्रम विकास के कितने चरण होते हैं, 1 2 3 4, अगर जैसे 2 4 या 3 4 5, तो आपको 5 मार्क देना होगा कि 5 होते हैं। और इसीलिए मैंने पाठ्यक्रम विकास के चरण को, प्रथम चरण की हम जब बातें करते हैं तो प्रथम चरण में समुदाय क्या है, समुदाय, समाज और राष्ट्र, तीनों रूप में जान सकते हैं। समुदाय, समाज और राष्ट्र की जो आवश्यकताओं तथा मांगों की खोज एक अच्छे पाठ्यक्रम के विकास हेतु वह समुदाय, समाज अब्लिक राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा मांगों की खोज करना, ये प्रथम चरण है। नवीनतम उपलब्धि जो तकनीकों का प्रयोग करके यह कार्य किया जा सकता है। आईसीटी का प्रयोग निश्चित रूप से आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण में सहायता करता है। इसलिए वह प्रथम जो चरण में रखा समुदाय, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताएं इसके अंतर्गत आती हैं। और दूसरी चरण में उपयुक्त शैक्षणिक, दूसरी चरण की बातें कहा तो कहा कि उपयुक्त शैक्षणिक उद्देश्य जो हैं, लक्ष्य का जो निर्धारण, लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं और मांगों के प्रकाश में शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अगर सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्य का निर्धारण किए जाते हैं शिक्षार्थियों की रुचि के अनुसार और संगठन को उपलब्ध कराए जाते हैं। और तीसरे चरण की बातें आई। तीसरे चरण में उद्देश्य की प्राप्ति, उपयुक्त प्रकार के जो जीवन अनुभवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ने कहा कि जीवन के जो अनुभव हों उसको सूचीबद्ध किया जाता है। ये अधिगम अनुभव विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं
किसने कहा कि ये अधिगम जो है, लर्निंग जो है, विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है शिक्षक के द्वारा। और यह पाठ्यक्रम का जो प्रमुख भाग है। अगर मैं लर्निंग को, अधिगम को अगर विद्यार्थियों को प्रदान न कराया जाए तो क्या यह पाठ्यक्रम का मुख्य अंग बन सकता है, भाग बन सकता है? नहीं। तो इसीलिए एक शिक्षक परम दायित्व है एक छात्रों की पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से विकसित करे और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, तब उसका पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन सकता है। चौथे चरण की बात है। चौथे चरण में इसे मानवीय के साथ साथ अमानवीय संसाधनों की पहचान होती है। कितनी मानवीय संसाधन के साथ साथ अमानवीय संसाधनों की इसमें भी पहचान होती है। संभव और सुविधाजनक प्रकार के जो अनुभव को अंतिम रूप प्रदान करके उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है और सुविधाजनक प्रकार के जो अनुभव को अंतिम रूप प्रदान किया गया है उसमें जीवन दर्शन और लोगों की शिक्षा को भी विकसित किया गया। चौथे चरण। पांचवें चरण की बातें आती हैं। विकास के जो पांचवें चरण हैं, मैंने कहा कि विकास के चरण हैं, क्वेश्चन आ रहा है तो लीजिए 5 चरण हैं। तो इसीलिए वीडियो को मैंने आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, सुनने के लिए कहते हैं, और उसको सुन करके उसको लिखिए और लिख के उसको पढ़िए मुख्य चीज़ें, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हाँ इसी से एक क्वेश्चन है। तो जो वीडियो देते हैं उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको टच करेगा रहेगा। अब पंचम चरण की बातें आती है तो विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ, होता है ना कि अनुभव प्रदान के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण किया जाता है। पहले नीति बनाई जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है। वह नीति कैसी है? जो बालकों के लिए उपयुक्त हो, जीवन दर्शन के लिए उपयुक्त हो, लोगों की शिक्षा के लिए उपयुक्त हो, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हों। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। यह लागू करने के लिए, यह कहा ना कि यह लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या इस प्रकार के तैयार किया गया पाठ्यक्रम अंतिम होता है। और कूट सत्य तो यह है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम, कूट सत्य है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव विकासशील होता है, विकसित नहीं। एक अच्छा पाठ्यक्रम है तो वह सदैव विकासशील होता है। एक बार तैयार किए जा चुके पाठ्यक्रम में भी कमियां खोजने की आवश्यकता होती है। और ये कमियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। कभी कभी हमारे समक्ष एक ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, देखते हैं कभी कभी आप लोगों के समझ भी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, शिक्षक के सामने ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि जो शिक्षार्थी के विकास मार्ग में आड़े आती हैं। और कभी कभी हमें उन उपयुक्त नीतियों के निर्धारण में समस्याएं आ जाती हैं, जिनका प्रयोग शिक्षार्थियों को कक्षा में अनुभव प्रदान करने हेतु किया जाता है। तथा कभी कभी हमें निर्धारित उद्देश्य पुराने अनुभव हो सकते हैं। इसे अतः हम इस बात को कह भी सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में पुनः विचार
पुनः निरीक्षण और पुनः संशोधन करना पड़ता है। तब उसने अपनी शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्य को उन्होंने आधार मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रियाएं की भी उन्होंने अपना उल्लेख किया है। आज मैं यहीं रुक रहा हूँ और नेक्स्ट अगले दिन आप लोगों के समक्ष उपस्थित अगली टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।